हाँ चलो, आज खेत का काम जल्दी हो गया। चलो पास वाले तालाब में नहाने चलते हैं। बाप रे बाप, बड़ी गर्मी है। हैं? ये क्या हो गया? ससुरा, ये तो तालाब सूख गया। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, अब समझा। ये इतनी गर्मी पड़ रही है, इसी के कारण ये हुआ होगा। हाँ, अब ये तो होना ही था। मुकेश भाई, ये यहाँ सूखे तालाब के पास क्या कर रहे हो? अरे भाई, ये तालाब कब सूख गया? मैं तो इसमें नहाने आया था। अरे भाई, 2 दिन की आग में ही ये तालाब सूख चुका है। और वो क्या है ना कि गर्मी इतनी पड़ रही है और कितने महीनों से तो बारिश भी नहीं हुई है। अब ये तालाब सूखेगा नहीं तो क्या होगा? हाँ भाई, तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन यार मतलब तालाब सूखने से हमारे खेतों में पानी नहीं जा पाएगा। हाँ भाई, ये बात तो है। इसीलिए मैं तो अपने कुएं से पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई करता हूँ, और वो भी न जाने कब तक करना होगा, क्योंकि ऐसी गर्मी पड़ रही है तो क्या पता मेरा कुआं भी सूख जाए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो भाई, अब चलते हैं। बाप रे बाप, बड़ी गर्मी लग रही है, नहाना भी नहीं हो पाया। ये है सूरजपुर गांव। ये गांव हरे भरे खेतों, फलों के बागों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और खुशहाल थे। वो सुबह से शाम तक अपने खेतों में काम करते और अपनी फसलों को उगाते थे। गांव में एक राजा राज करते थे, जिनका नाम सूर्यसेन था। राजा सूर्यसेन दयालु और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनका एक चतुर और अनुभवी मंत्री था, जिसका नाम बुद्धि सागर था। महाराज, आपके आदेशानुसार मैंने बादलपुर गांव के राजा को पानी और अनाज की भारी कमी की समस्या के ऊपर जानकारी भिजवा दी है। अब बस उनके जवाब का इंतजार रहेगा। हाँ, लेकिन महामंत्री जी, वो सब तो ठीक है, पर मुझे क्या लग रहा है कि हमें अब अपने खजाने को खोलना ही पड़ेगा गांव में आई इस समस्या को सुलझाने के लिए। अरे नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए। बस एक बार बादलपुर के राजा का जवाब आ जाए तो हमारी मदद जरूर करेंगे वो। इस साल सूरजपुर पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान से आग बरस रही थी और धरती तप रही थी। महीनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। गांव के कुएं और तालाब सूख गए थे। नदियां भी सिकुड़कर पतली धारा बन गई थीं। मुकेश नाम का एक किसान भी इसी गांव में अपनी पत्नी गंगा के साथ रहता था। मुकेश एक परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेत में चला जाता और देर शाम तक काम करता। उसकी पत्नी गंगा भी घर और खेत के कामों में उसका पूरा साथ देती थी। देखो मुकेश, अब कुएं में थोड़ा सा ही पानी बचा है। ये भी कब तक चलेगा? हाँ, क्या कहें गंगा, ऐसा लगता है कि धरती माता हमसे रूठ गई है। अरे हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। लेकिन मुकेश, गांव के और भी किसानों का यही हाल है। सब परेशान हैं। बच्चे प्यास से रो रहे हैं और जानवर बेहाल हैं। हाँ, अब क्या कहें गंगा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये गर्मी देखिए, बिना बारिश के गर्मी, बाप रे बाप, सहन ही नहीं होती। क्या होगा भगवान। अरे रत्नाकर चाचा, अब आप ही बताओ, क्या होगा इतनी गर्मी में हमारा? गर्मी से तो अब गांव के बच्चे भी बेहाल हो गए हैं। बाप रे बाप। हाँ भाई, ऊपर से फसल बर्बाद होने के कारण बाजार में सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं।
हाँ हाँ, ये तो तुम लोग ठीक बोल रहे हो, लेकिन इस गांव का बुजुर्ग किसान होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि हमें फिर से राजा के पास इस समस्या के ऊपर बात करनी होगी, नहीं तो मुझे लग रहा है कि हमारी हालत और भी खराब होने वाली है। हाँ रत्नाकर चाचा, तुम बिल्कुल सटीक बात बोल रहे हो। अगर हम राजा के पास नहीं गए ना तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ तो ठीक है चाचा, कुछ दिन और रुक जाते हैं, उसके बाद हम लोग खुद ही जाएंगे राजा के पास। क्यों, ठीक है ना? धीरे धीरे गांव के किसानों की हालत और खराब होती गई। गर्मी और सूखे के कारण कई लोग बीमार पड़ने लगे, पशु मरने लगे और खेतों में दरारें पड़ने लगी। गांव में मातम का माहौल छा गया। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग और कुछ किसान के साथ साथ मुकेश भी राजा सूर्यसेन के पास अपनी परेशानी लेकर गए। वो राजा के दरबार में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज, इस साल हमारे गांव पर प्रकृति का कहर टूटा है। बारिश न होने से सब कुछ सूख गया है। हमारे खेत बंजर हो गए हैं और हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं बचा है। लोग और जानवर मर रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है महाराज, हमारी मदद कीजिए। हाँ, मैं आप लोगों की समस्या समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों के बोलने से पहले ही बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक मुझे भी इस प्राकृतिक समस्या से निपटने का उपाय नहीं मिला। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, मैं जल्द ही कुछ न कुछ करूंगा। लेकिन महाराज, अगर हमें कहीं से भी थोड़ा बहुत भी पानी मिल जाता तो कुछ दिनों के लिए राहत मिल जाती, क्योंकि गांव के किसान सबसे ज्यादा पानी की समस्या से परेशान है महाराज। हाँ। ये सब सुनने के बाद राजा अपने महामंत्री की तरफ देख बोलते हैं। मंत्री जी, आप देख रहे हैं ना कि हमारे गांव में कितना बड़ा संकट आया है। मेरी प्रजा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। अब हमें कुछ करना होगा, कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे इस सूखे की समस्या को हल किया जा सके। महाराज, बहुत खोजने के बाद मुझे एक बात पता चली है। इस गांव के बाहरी इलाके में पहाड़ों के पीछे एक रहस्यमयी पहर है। वहां पर कई सिद्ध और ज्ञानी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। शायद उनमें से किसी के पास कोई ऐसा उपाय हो जिससे हमें इस संकट से मुक्ति मिल सके। क्या बात कर रहे हो, सच में? हो, तो फिर हमें तुरंत वहां किसी को भेजना चाहिए। सुनिए, तो जो भी जंगल से होते हुए उस पहाड़ में जाकर किसी ऋषि मुनि से बात करके गांव के लिए पानी लाने का कोई उपाय या कोई जादुई वस्तु लेकर आएगा, मैं उसे बहुत सारा धन और सम्मान दूंगा। लेकिन महाराज, वहां जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस पहाड़ का रास्ता बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। जंगल के रास्ते से होकर जाना होता है और वहां खतरनाक खतरनाक जंगली जानवर होते हैं महाराज। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। अब हमारे पास इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है मंत्री जी। इसीलिए हमें गांव के सबसे बहादुर और निडर व्यक्ति की जरूरत है जो उस पहाड़ पर ऋषि मुनि से बात करे। राजा ने तुरंत पूरे गांव में ये घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति पहाड़ों के उस रहस्यमयी पहर में जाकर किसी ऋषि मुनि से मिलकर गांव के लिए कोई जादुई वस्तु या पानी लाने का उपाय खोज कर लाएगा, उसे राजा की ओर से ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। गांव के कई साहसी युवक राजा की घोषणा सुनकर उस पहर की ओर जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन वो पहर बहुत खतरनाक माना जाता था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और जंगली जानवरों के डर से बहुत कम लोग ही वहां जाने की हिम्मत कर पाते थे। लेकिन जैसे ही मुकेश ने जब राजा की घोषणा सुनी, अगर मैं उस पहर में जाकर किसी ऋषि मुनि से मिलकर कोई उपाय ला सकूं, तो ये तो मेरे गांव और मेरे लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा, उनकी जान बच जाएगी। हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूं उन महान ऋषि मुनि से मिलने। तभी मुकेश अपनी पत्नी गंगा को सारा कुछ बताने पहुंच जाता है। गंगा,
मैंने राजा की घोषणा सुनी है। मैं उस पहर में जाकर किसी ऋषि मुनि से मिलने और गांव के पानी का कोई उपाय ढूंढने का सोच रहा हूं। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? वो पहर बहुत खतरनाक है। वहां जंगली जानवर और अनजान खतरे हैं। मैं तुम्हें अकेले वहां नहीं जाने दूंगी। अब गंगा, देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी चिंता होगी, लेकिन मुझे यह भी पता है कि हमारे गांव के लोग किस हाल में हैं। देखा है ना, बच्चों की प्यासी आंखें मुझसे देखी नहीं जाती। अगर मैं कोशिश ना करूं तो भी मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि ईश्वर मेरी मदद करेंगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन अपना ख्याल रखना और जल्द ही लौट आना। अगले दिन सुबह मुकेश ने अपनी पत्नी से विदा ली और उस रहस्यमयी पहर की ओर निकल पड़ा। उसका मन गांव के लोगों की चिंता और एक उम्मीद की किरण से भरा हुआ था। कुछ देर चलने के बाद मुकेश अपनी मंजिल की सबसे खतरनाक जगह पर पहुंचा, जो ये जंगल था। अरे बाप रे बाप, ये जंगल तो बहुत घना है और न जाने कौन कौन से जानवर यहाँ रहते होंगे। लेकिन मुझे यहाँ बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी जंगली जानवर मेरे ऊपर हमला कर सकता है। हाँ, चलो यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। बहुत तेज प्यास भी लगी है, लेकिन मेरे पास अभी तो थोड़ा सा ही पानी है। ठीक है, मैं काम चला लूंगा इतने पानी में ही। मुकेश जब जंगल के बीचों बीच था, जैसे ही मुकेश एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा, तभी उसके पास एक खरगोश आया। अरे अरे अरे, ये क्या? ये खरगोश तो मेरे पास ही आ रहा है। कहीं ये कोई जादुई खरगोश तो नहीं है? चलो इसे भगाता हूँ। अरे 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 अरे, भाग यहाँ से। हुर, भाग। अरे भाग जा, नहीं तो मैं बताऊं क्या, मारूं। हट, भाग। अरे नहीं 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 दोस्त, मैं एक रहस्यमयी खरगोश हूँ और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो जंगल के बाहर वाले पहाड़ों पे जा रहा हूँ, जहाँ महान ऋषि मुनि रहते हैं। मुझे उनसे अपने गांव की समस्या के ऊपर कोई उपाय लेना है। अच्छा, तो तुम वहां जा रहे हो। ठीक है, तुम मेरे लिए एक काम करो। जब तुम उन महान ऋषि मुनियों से मिलोगे ना, तब उनसे पूछना कि मैं कब इंसानी रूप में आऊंगा, कब मेरा श्राप खत्म होगा। पूछोगे ना? हाँ हाँ, ठीक है खरगोश जी, मैं उनसे आपके सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा। मुकेश ये बोल फिर से अपने रास्ते निकल जाता है। तभी थोड़ी देर चलने के बाद उससे एक हिरण मिलता है। अरे भाई, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, कल से कुछ खाया पिया नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं हिरण जी, ये लो, थोड़ा सा पानी मेरे पास है, लो लो पी लो। मुकेश हिरण को पानी पिलाता है। जब हिरण की प्यास बुझ जाती है तब, हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो दोस्त? मैं जंगल वाले पहाड़ों पे जा रहा हूँ, जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं। अच्छा, तो तुम वहां जा रहे हो। देखो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम्हें यह बता सकता हूँ कि तुम किधर से जाओगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, ऐसी बात है, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए हिरण जी, क्योंकि मुझे इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, देखो दोस्त, तुम इस रास्ते से जाओ, क्योंकि दूसरा वाला रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं। वहां खतरनाक जीव रहते हैं। हाँ, सब मेरे जैसे नहीं होते ना जंगल में। जाओ जाओ। मुकेश के पास जो थोड़ा सा पानी था वो तो खत्म हो गया।
लेकिन बदले में उसे पहाड़ों तक पहुंचने का सही रास्ता मिल गया था और अब मुकेश थोड़ा खुश होकर जल्दी जल्दी वहां जाने लगा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक बुढ़िया मिली जो जंगल में ही एक छोटी सी कुटिया के पास बैठी थी। अरे बूढ़ी माँ, आप यहाँ जंगल में अकेली क्यों बैठी हैं? बेटा, मैं यहीं रहती हूँ, लेकिन तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मुकेश बुढ़िया को सारी बातें बताता है और तब बुढ़िया बोलती है, बेटा, तुम जब उन महर्षि मुनि से मिलो तो मेरे एक प्रश्न का जवाब पूछते आना कि मेरा ये पेड़ कुछ सालों से फल नहीं दे रहा, तो क्या करने पर ये पेड़ फिर से पहले की तरह फल देने लगेगा? ठीक है बूढ़ी माँ, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर पूछूंगा। ये बोल अब मुकेश फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है और अब कई मुश्किलों का सामना करके जंगली जानवरों की दहाड़ सुनकर डरते हुए अंत में वो उस पहर में पहुंचा जहां ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसने एक शांत और पवित्र स्थान देखा जहां एक वृद्ध ऋषि अपनी कुटिया के बाहर बैठे ध्यान कर रहे थे। मुकेश धीरे धीरे उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। हे महान ऋषि, मैं सूरजपुर गांव से आया हूं। हमारे गांव पर सूखे का बहुत बड़ा संकट आया है। लोग और जानवर प्यास से मर रहे हैं। कृपया हमारी मदद करें। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारे गांव को पानी मिल सके? ऋषि ने अपनी आंखें खोली और मुकेश की ओर देखा। उनकी आंखें शांत और करुणामयी थीं। उन्होंने मुकेश की दुख भरी कहानी सुनी और कुछ देर तक विचार किया। हे वत्स, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ। प्रकृति का प्रकोप कभी कभी ऐसा ही होता है, लेकिन तुम एक साहसी और बहादुर व्यक्ति हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई मटका दूंगा। इस मटके में हमेशा पानी भरा रहेगा। तुम इसे अपने गांव ले जाओ और इसका पानी सभी लोगों और जानवरों को पिलाओ। लेकिन याद रखना, इस मटके का पानी कभी भी व्यर्थ नहीं करना। ऋषि ने अपनी कुटिया के अंदर से एक छोटा सा मिट्टी का मटका निकाला। वो देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन उसमें एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई थी। ऋषि ने वो मटका मुकेश को दिया। हे महान ऋषि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे गांव पर बहुत बड़ा उपकार किया। लेकिन मुझे आपसे 2 सवालों का जवाब चाहिए। पहला ये कि जो रास्ते में मुझे एक खरगोश मिला था, उसका श्राप कब खत्म होगा और कब वो इंसानी रूप में वापस आएगा? और दूसरा, मुझे बूढ़ी माँ मिली थी, उनका वो पेड़ कब उन्हें फल देना चालू करेगा? बिल्कुल बालक, देखो, तुम उस खरगोश से बोलना कि जब उसे कोई लोभ रहित व्यक्ति स्पर्श करेगा तब वो अपने इंसानी रूप में वापस आएगा। और वो बूढ़ी जब अपने पेड़ से फल की चिंता ना करते हुए उसे रोज मन से पानी देगी और उसकी देखभाल करेगी, तब उसका वो पेड़ खुद ब खुद फल देने लगेगा। मुकेश ने ऋषि से सारे प्रश्नों के जवाब लिए, उन्हें बार बार प्रणाम किया और उस जादुई मटके को लेकर खुशी खुशी अपने गांव की ओर रवाना हुआ। थोड़ी देर बाद जब वो जंगल में आया तो उसे वही बुढ़िया मिली। बेटा, क्या तुम मेरे प्रश्न का जवाब ले आए? हाँ बूढ़ी माँ, मैंने महान ऋषि से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको अपने पेड़ से फल की चिंता ना करते हुए उसे रोज पानी और उसकी देखभाल करनी है। ये पेड़ आपको एक दिन जरूर फल देगा। बस यही कहा उन्होंने। ये सुन बुढ़िया खुश हो गई और मुकेश अपने मटके के साथ गांव की तरफ चला गया। जैसे ही वो गांव पहुंचने वाला था, वहां उसे वो खरगोश मिला। दोस्त, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब ले आए? हाँ दोस्त, महान ऋषि ने बोला है कि जब तुम्हें कोई लोभ रहित व्यक्ति स्पर्श करेगा ना, तो तुम खुद ब खुद इंसानी रूप में आ जाओगे।
अच्छा, तो दोस्त तुम ही एक बार मुझे स्पर्श करो ना, मैंने तुम जैसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा। हाँ। तभी मुकेश उस खरगोश को छूता है। मुकेश के छूते ही वो खरगोश एक इंसानी रूप में आ जाता है। ये व्यक्ति मुकेश को धन्यवाद बोल वहाँ से चला जाता है और मुकेश भी अपने गांव की तरफ निकल जाता है। बहुत मुश्किल सफर के बाद मुकेश आखिरकार अपने गांव सूरजपुर वापस पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। वो बेसब्री से ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वो क्या लेकर आया है। अरे मुकेश भाई, ये बताओ, क्या तुम्हें सूखे से बचने का कोई उपाय मिला? क्या वहाँ वो महान ऋषि मुनियों ने कुछ उपाय बताया? हाँ, मैंने उन महान ऋषि मुनियों से बात की और उन्होंने मुझे ये जादुई मटका दिया और कहा कि इस मटके के पानी को कभी भी व्यर्थ मत करना, इस मटके से पानी कभी खत्म नहीं होगा। मुकेश की बातों पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। एक छोटा सा मिट्टी का मटका कैसे पूरे गांव की प्यास बुझा सकता है। मुकेश ने मटके का ढक्कन खोला और उसमें से पानी निकला। सभी आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि मटके में पानी खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना पानी निकालता, मटका उतना ही पानी से भरा रहता। अरे वाह भैया वाह, ये तो सच में जादुई मटका निकला। वाह 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 मुकेश, तुमने तो कमाल कर दिया भैया, कमाल कर दिया। गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मुकेश का धन्यवाद किया और उस जादुई मटके से पानी लेकर अपनी प्यास बुझाई। सूखे खेतों में फिर से हरियाली लौटने लगी। कुएं और तालाब फिर से पानी से भर गए। जब राजा सूर्यसेन को इस जादुई मटके के बारे में पता चला तो वो भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुकेश को दरबार में बुलाया और उसका भव्य स्वागत किया। मुकेश, तुमने वाकई में एक अद्भुत काम किया। तुमने अपनी हिम्मत और चतुराई से हमारे गांव को सूखे के संकट से बचाया है। हम तुम्हें तुम्हारा इनाम अवश्य देंगे। राजा ने मुकेश को ढेर सारा धन, जमीन और सम्मान दिया। पूरे गांव में मुकेश की बहादुरी और बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। जादुई मटके के कारण सूरजपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मुकेश और गंगा भी सुख और शांति से रहने लगे। वो हमेशा उस ऋषि मुनि के आभारी रहे जिन्होंने उनकी मदद की थी। लेकिन ऋषि की बात मुकेश और गांव के लोगों को हमेशा याद रही कि उस जादुई मटके के पानी को कभी भी व्यर्थ नहीं करना है। उन्होंने हमेशा उस पानी का सावधानी से उपयोग किया और कभी भी उसे बर्बाद नहीं किया। राजा अभिराज की पत्नी का नाम रूपमती था, जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उनके पास एक अद्भुत तोता था जो मनुष्य की भाषा बोलने और समझने में सक्षम था। रानी, मुझे लगता है कि तुम्हें महाराज को अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाना चाहिए, और यदि खाना कोई और बनाए तो उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मुझे इस महल में कहीं न कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत। कल की औषधि महाराज के हाथों से बर्बाद हो गई। मुझे पुनः वही औषधि बनाकर दो। हाँ, चलो अच्छा हुआ, मैं एक पाप करने से बच गया। ठीक है, कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं आपको फिर से औषधि बनाकर देता हूँ। वैद्य ने महारानी की संतान प्राप्ति की असली औषधि बनाकर मंत्री को दे दी। ये लीजिए मंत्री जी, ये पूरे 5 माह की औषधि है। अब आपको यहाँ पे बार बार आने की आवश्यकता नहीं होगी। मंत्री वो औषधि लेकर महल की ओर निकल गया। महल लौटते ही औषधि महारानी को सौंप दी। रानी ने पूरे नियम से उस औषधि का सेवन किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक शुभ दिन आया।
महारानी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरा महल खुशियों से भर गया था, किंतु एक कोना ऐसा भी था जहां मंत्री के चेहरे पर 12 बजे थे। मंत्री तुरंत वैद्य जी से मिलने चला गया। तूने मुझे धोखा दिया वैद्य, चालबाज कहीं के। मैंने तुझसे रानी के बांझ होने की दवा मांगी थी और तूने संतान प्राप्ति की औषधि दे दी। मंत्री जी, मैंने आपका आदेश मानने से इनकार किया क्योंकि वो पाप था। अब आप जो भी सजा देना चाहें बेहिचक आप दे दीजिए, मैं तैयार हूँ। मंत्री तलवार निकालकर वैद्य पर झपटा। राजू, देखो देखो, मंत्री ने तलवार खींच ली है। अब बहुत हो चुका, जल्दी से कुछ करो। अब अपनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगानी ही पड़ेगी। राजू पीछे से डंडे से मंत्री पर वार करता है। मंत्री गिर जाता है। अरे अरे, ये किसने मारा मुझे? अबे सुन मंत्री, अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो जान से मार दूंगा। निकल यहाँ से, भाग। मंत्री किसी तरह उठकर वहां से भाग जाता है। महाराज, मैं वैद्य को स्वर्ण मुद्राएं देने ही जा रहा था कि एक लुटेरा रास्ते में मिल गया। उसने मुझसे स्वर्ण मुद्राओं की थैली छीन ली और देखिए, मुझे बुरी तरह से पीटा भी है। अरे रे! क्या? ये क्या बात कर रहे हो? किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा दुस्साहस किया? सैनिकों, जाओ और उस लुटेरे को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। सैनिक राजू को पकड़कर दरबार में लाते हैं। उधर तोता राजू को जंगल में सब जगह खोजता है। क्या तुम ही वो लुटेरे हो जिसने मेरे मंत्री से स्वर्ण मुद्राएं छीन ली? महाराज, मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपकी और आपकी महारानी की रक्षा कर रहा हूँ। मैंने मंत्री को रोका, उसके लिए क्षमा करें महाराज। किंतु मंत्री जी वैद्य जी की हत्या करने जा रहे थे, मुझे मजबूरन उन पर हमला करना पड़ा। ए लुटेरे युवक, क्या तुझे जरा सा भी भय नहीं था कि तूने किस पर हमला किया? अरे मेरे ही नगर में रहकर लूटपाट करता है और मेरे ही महल में खड़ा होकर झूठ बोलता है। सैनिकों, इसे ले जाकर कारावास में डाल दो। ले जाओ। उधर तोता राजू को बहुत खोजता है, लेकिन राजू कहीं नहीं मिलता। फिर तोता उड़ता हुआ रानी के पास आ पहुंचता है। तुम आ गए, मैं तुम्हें देखकर खुश नहीं हूँ। जाओ, लौट जाओ अपने मित्र तोतों के पास। प्रिय रानी, मैं किसी तोते के पास नहीं गया था, बल्कि उस दुष्ट मंत्री ने मुझे घायल करके जंगल में फेंक दिया था। मेरे पंख काट दिए थे उसने। मेरी रक्षा राजू नाम के लड़के ने की, जो पता नहीं कहाँ इस वक्त कहीं गुम हो गया है। जिस मंत्री की तुम बुराई कर रहे हो, उसी की लाई हुई औषधि से मैं माँ बनी हूँ। मुझे अब किसी की बातें नहीं सुननी है। और जिस राजू की तुम बात कर रहे हो, वो अभी कारावास में कैद है। मंत्री को मारने के जुर्म में महाराज ने उसे कारावास में डलवा दिया है। क्या? राजू कारावास में कैद है? तोता तुरंत मंत्री के कमरे के पास जाकर छिप जाता है और उसके अगले षड्यंत्र का पता लगाने की कोशिश करता है। बस बस बस, अब और नहीं। यही मेरी आखिरी चाल है। आज रात उस रानी के बेटे का खेल खत्म। उसके बिस्तर के नीचे छुपा होगा मेरा हथियार, एक जहरीला सांप, और इस बार कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। तोता घबराकर फड़फड़ाता है और तुरंत उड़कर राजा के पास जाता है। महाराज, महाराज जल्दी कीजिए, मंत्री आज रात रानी के पुत्र की हत्या करने जा रहा है। वो सांप लाकर शयन कक्ष में छोड़ने वाला है। हाँ। क्या? ये क्या बकवास कर रहा है तू? अगर तेरी बात झूठ निकली तो याद रखना, तुझे भी कठोर दंड मिलेगा।
नहीं 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 महाराज, आप स्वयं छिपकर देख लीजिए। आज रानी और आपके पुत्र की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। आपके खिलाफ आपके अपनों द्वारा ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये तू क्या बकवास कर रहा है तोते? अबे तू तो उड़ गया था ना, फिर वापस क्यों आया? महाराज, मैं कहीं नहीं उड़ गया था। वो मंत्री ही है जिसने मुझे घायल करके मतलब मारकर जंगल में फेंक दिया था, और अब वही मंत्री आपके पुत्र को मारने की साजिश रच रहा है। अच्छा, लेकिन उस मंत्री की वजह से ही तो मेरा पुत्र जन्मा है, तो वो उसे क्यों मारेगा? आप खुद चलकर देख लीजिए महाराज। आज शाम वो एक विषैला सर्प रानी के कक्ष में छोड़ने वाला है। अगर मेरी बात गलत निकली तो मुझे मृत्यु दंड दे दीजिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, चलो। राजा छिपकर देखता है। पलंग के नीचे एक विषैला सर्प फुफकारता है। मंत्री खिड़की से भागने की कोशिश करता है। सैनिकों, सांप सांप सांप, जल्दी से उस सांप को बाहर फेंको और इस दुष्ट मंत्री को बंदी बना लो, जल्दी। सैनिक सर्प को पकड़ते हैं और कमरे से बाहर फेंक देते हैं। उधर मंत्री को पकड़ लिया जाता है। महाराज, मैंने जो कहा वो सत्य निकला। मंत्री उस वैद्य को मारने गया था क्योंकि उसने रानी को संतान प्राप्ति की औषधि दे दी थी, जबकि मंत्री महारानी को बांझ बनाना चाहता था। राजू ने ही उस वैद्य की रक्षा की थी, इसीलिए राजू पर झूठा आरोप लगा दिया उसने और उसे कारावास में डलवा दिया। हाँ प्रिय तोते, वाकई में तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई और मैं इसी क्षण राजू को रिहा करवाता हूँ। सैनिकों, अभी तुरंत जाओ और राजू को कारावास से बाहर लेकर आओ, जाओ। हे वीर युवक, तुमने मेरी रानी और पुत्र की प्राण रक्षा की है। मैं सदा के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। कृपया करके मुझे क्षमा करो। महाराज, मैंने जो कुछ किया वो केवल अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार किया। सैनिकों, राजू को सम्मान पूर्वक राजमहल से विदा किया जाए और इसी के साथ ही राजू को 100 स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र, आभूषण और भूमि दी जाए। राजू अपने घर लौटता है। तोता रानी और नन्हे राजकुमार की सेवा में लग जाता है। राज्य में अब सुख शांति और न्याय का वातावरण था। धूर्त मंत्री को बंदी गृह में डाल दिया गया और राजू एक साधारण युवक, सच्चाई और साहस का प्रतीक बन गया।